नमस्कार साथियों। जैसे कि हम इस चैप्टर में क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे एमसीक्यू, उस क्रम में अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, सोल्व करो। अभी आपने किया भी होगा, ये सोल्व करो। कौन सा आंसर था? फोर्थ ऑप्शन। तो देखो ये कैसे हुआ चौथा आंसर, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। देखो ये है अपना लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। ये वाला पार्ट हो गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जो नीचे की तरफ इधर पार्ट आ रहा है इसको बोल रहे हैं हम अवरोही भाग, डिसेंडिंग पार्ट। और जो ऊपर की तरफ पार्ट जा रहा है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग पार्ट्स, आरोही भाग। सही। अब हम ये पढ़े थे इससे पहले कि ये यहां से H2O निकलता है। इसका मतलब जो अवरोही भाग है, डिसेंडिंग पार्ट्स है, वो H2O पानी के लिए तो पारगम्य है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपारगम्य है। सही। और असेंडिंग पार्ट्स है, असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आरोही भुजा, वो पानी के लिए तो पारगम्य नहीं है पर वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, या धीरे धीरे परमिएबल हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखो ये वाला पार्ट H2O के लिए तो परमिएबल नहीं है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, और ये H2O के लिए परमिएबल है, H2O के लिए परमिएबल है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन दे रखा है हेनले के पास की अवरोही भुजा। अवरोही मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। नहीं, ये तो जल के लिए अपारगम्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा दे रखा है हेनले के पास की आरोही भुजा। आरोही मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही है वो जल के लिए पारगम्य नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य है, तो वैसे गलत हो गया। तीसरा देखो हेलने के पास की अवरोही भुजा, अवरोही मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है, वो विद्युत अपघट्टों के लिए पारगम्य नहीं है। चौथा दे रखा है हेलने के लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य। सही है, जल के लिए पारगम्य है। और किसके लिए पारगम्य है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य है। नेक्स्ट ये सवाल करो। ये तो सही नहीं आ रहा, ये कर लो। क्या होगा? देखो क्वेश्चन देखना, नाइट्रोजनी वेस्टेज है वो यूरिक एसिड के रूप में किस में बाहर निकलता है? देखो एक तो पढ़ा था हमने अमोनिया, एक तो अमोनिया के द्वारा निकलता है, एक निकलता है यूरिया के द्वारा, और एक निकलता है यूरिक अम्ल के द्वारा। एक निकलता है यूरिक अम्ल के द्वारा। हमने पढ़ा कि यूरिया द्वारा तो अपने में निकलता है, मेमल्स स्तनधारियों में निकलता है, और एस्थिल मछलियों में अमोनिया के द्वारा, और यूरिक एसिड के द्वारा निकलता है कीटों में, पक्षियों में, और एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा समझते हो? कीट होते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से पहले वाले होते हैं वो होते हैं एनेलिडा। एनेलिडा में जैसे कौन आते हैं? केचुआ। केचुआ वेचुआ हो गया, वो एनेलिडा के अंदर आते हैं। तो केचुए में, इनमें भी नाइट्रोजन वेस्टेज पदार्थ कौन है? यूरिक अम्ल। वो भी अपना वेस्टेज पेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, और पक्षी भी अपना वेस्टेज पेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। देखो और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? पक्षियों और एनेलिडा के अंदर आ गया, हाँ सरीसृप और इस पक्षियों के अंदर आ गया। एक मिनट, इसमें यह भी हो सकता है सरीसृपों में भी होता है। सॉरी, सरीसृपों में नहीं रहेगा। सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा सरीसृप और पक्षियों में। एनेलिडा का इसलिए नहीं हो सकता, देखो एनेलिडा में कईयों में तो निकलता है उसके द्वारा, पर कई एनेलिडा ऐसे होते हैं जो जलीय आवास में रहते हैं, पानी के अंदर रहने वाले। पानी के अंदर रहने वाले जीवों में किसके द्वारा निकलता है? अमोनिया के द्वारा। क्या पक्षी पानी में रहते हैं क्या? नहीं, तो पक्षियों में नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला करो। ये क्वेश्चन देखते ही जीव खुश हो जाना चाहिए, 70 से 80% देखते ही एक ही जगह आंसर जाता है, फिर अपना किधर पीसीटी मिल जाए मेरे को, बस ऐसा ही जाता है ना। 70 से 80% ये अच्छा लगता है। देखो नेफ्रॉन का कौन सा भाग है
जिसमें गुच्छ के निस्यंद में, मतलब ग्लोम ये निस्यंद में वैद्युत अपघट्य तथा जल के लिए अधिकतम मात्रा 70 से 80% का पुनः अवशोषण होता है। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जहां पे जल का अधिकतम अवशोषण होता है? पीसीटी। पीसीटी कौन सा हो गया? समीपस्थ कुंडलित संवलित नलिका, पीसीटी पहला ऑप्शन। ये करो। कौन सा होगा? देखो ये क्या बोल रहा है, मानव मूत्र सम आमतौर पर अम्लीय होता है, क्यों? देखो हमने पढ़ा कि मूत्र हल्का अम्लीय होता है, उसकी पीएच लगभग 6.8 के समथिंग होती है। और आप जानते होंगे कि पीएच स्केल के ऊपर जिसे 7 पीएच होती है वो तो होता है उदासीन, और 7 से लेके 14 तक हम जाते हैं, इधर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, और 7 से कम की तरफ आते हैं तो एसिडिटी अम्लीयता बढ़ती है। यह हम बोल रहे हैं कि मनुष्य का मूत्र यहां पे मिलता है 6.8, मतलब हल्का अम्लीय होता है। तो ये बोल रहा है अपना, देखो अपना शरीर अम्लीय नहीं है, मैं बोलूँ शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, अपनी पीएच कैसी मानो, जैसे मैं पूरी बॉडी की पीएच की बात करूं, अपना शरीर कैसा है? एल्कलाइन है, थोड़ा हल्का क्षारीय। मतलब हम ब्लड की पीएच देखते हैं तो कितनी होती है? 7.4। आप स्टमक की पीएच रहने दो और यहाँ पे पीएच रहने दो, मोस्टली पीएच अपने 7 से ऊपर ही मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर हम पानी पीते हैं ना, तो वो एल्कलाइन वाटर ही पीते हैं। जैसे आप शादी ब्याहों में वो बोतल आती है, बोतल पानी वाली, उसके पीछे पढ़ना आप एक बार कभी, उसमें लिखा हुआ मिलेगा एल्कलाइन वाटर, और उसकी पीएच लिखी हुई मिलेगी 7.5 से 8 के बीच तक। या आप सीधा सीधा देखो, आरओ का पानी पीते हैं हम और एक नॉर्मल पानी पीते हैं, आरओ के पानी का स्वाद थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कैसा मिलेगा? कड़वा कड़वा टाइप का मिलेगा। इसका मतलब उसकी पीएच कैसी है? क्षार कैसे होते हैं? थोड़े कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, पढ़ते हैं एसिडिक होते हैं, 10वीं में पढ़ा होगा अम्ल क्षार की परिभाषा। तो वो थोड़ा कड़वा होता है, मतलब उसकी पीएच थोड़ी 7 से ज़्यादा होती है। तो पर अपना मनुष्य का मूत्र होता है ना, वो क्षारीय नहीं है, वो अम्लीय है, हल्का अम्लीय है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से लगातार निस्यंद में, सक्रिय मतलब एक्टिव प्रोसेस के द्वारा उठा उठा के डाले जा रहे हैं, किसके अंदर? नेफ्रॉन्स वाले पार्ट इसमें। इसका एक मैं बताऊं आपको, एक ये देखना, देखो ये अपना पीसीटी वाला पार्ट दे रखा है उसने। यहां पे देखो H प्लस को ये एरो किधर बना रखा है? अंदर की तरफ, यानी कि H प्लस को ये इसमें डाल रहा है, इधर H प्लस को इसमें वापस डाल रहे हैं। अगर आप एक चीज बताओ, एक फिल्ट्रेट बन रहा है आपके पास, उसमें लगातार H प्लस को डाले जा रहे हो, तो अम्लीयता घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, सॉरी अम्लीयता बढ़ेगी और पीएच घटेगी, तो धीरे धीरे वो मनुष्य का मूत्र कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो हल्का अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि H प्लस आयन को लगातार हम फिल्ट्रेट के अंदर डाल रहे हैं। आगे देखना, सही स्टेटमेंट बचाना, 1 मिनट का टाइम आपके पास, स्टेटमेंट को पढ़ो।
अपने बढ़िया। ये छोट सोच रहा है छुट्टी कब होगी, है ना। आज तेरी हालत खराब है, पकड़ेगा तेरे को बाहर। आज बाद में मत को ना हूँ, है ना। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। अब देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं है। ये बोल रहा है हेनले के लूप की आरोही भुजा, आरोही मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली, असेंडिंग पार्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य होती है। सही है गलत है? गलत है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, पारगम्य है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हेनले के लूप की अवरोही भुजा, अवरोही भुजा का मतलब नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंडिंग। जल के लिए पारगम्य है। सही है गलत है? जल के लिए वो पारगम्य है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है डीसीटी के द्वारा बाइकार्बोनेट के पुनः अवशोषण के लिए असक्षम है, कि डीसीटी HCO3 माइनस को वापस अवशोषित नहीं कर सकती। कर सकती है, डायग्राम में दे रखा है बाइकार्बोनेट्स को यहाँ पे अवशोषित करेगी। चौथा दे रखा है ग्लोमेरुलस निस्यंद का लगभग फिल्ट्रेट का लगभग 99% भाग वृक्क की नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। सही है गलत है? सही है, क्योंकि जीएफआर होती है एक दिन में 180 लीटर, यानी कि अपने में एक दिन में 180 लीटर यूरिन बनता है। और पर 180 लीटर का 80 लीटर पास थोड़ी होता है, नहीं। 99% बार तो हम वापस उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बचता कितना है? लगभग 1.5 लीटर की समथिंग वो यूरिन हम बाहर पास आउट करते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। आपने एक चीज देखी होगी कि हेनले के लूप की कौन सी पार्ट किसके लिए परमिएबल नहीं है, बहुत क्वेश्चनों में आया हुआ है और बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है ये। तो ध्यान रखना, ये तो गांठ बांध ही लेना ये वाला क्वेश्चन तो इधर, कि लूप वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है हिलने के लूप में। ये बताओ। मूत्र में ग्लूकोज और कीटोन काय का मतलब कीटोन बॉडीज की उपस्थिति किसका संकेत करती है? डायबिटीज मेलाइटस भी है यहाँ पे, एक ऑप्शन में डायबिटीज इंसिपिडस भी है। कौन सा होगा? डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है मधुमेह। डायबिटीज मेलाइटस कौन सा हो गया? मधुमेह। डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, अपना यूरिन आता है ना, उसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब हो गया शुगर, शुगर और कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं। सही। डायबिटीज इंसिपिडस कौन सा होता है? इंसिपिडस कौन सा होता है? पोलीयूरिया हो जाता है, जिसमें अगर एडीएच ज्यादा सीक्रेट नहीं हो रहा है अपने में, मान लो एडीएच सीक्रेट नहीं हो रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, और उसके अंदर बार बार आप टॉयलेट करने जा रहे हो, यूरिन पास आउट करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पोलीयूरिया। बार बार हम पेशाब करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तीसरा है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई क्या होता है? अभी बताया था, पथरी, स्टोन हो जाना, कि कहाँ पे? किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रीनल कैलकुलाई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? आइटिस का मतलब इन्फेक्शन, मैंने बताया था पहले, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पहला राइट। कैसे? जैसो देखो, ये बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट हो गया मान लो,
इधर आ गया अपने ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स आई है ब्लड को लेके? अफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स यहां पे ऐसे बहुत सारे वो करेगी, इधर से निकल गई मान लो, तो ये कौन सी आ गई? अफरेंट आर्ट्रियोल्स। अफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये वाली कौन सी हो गई? फ्रेंट आर्ट्रियोल्स। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? बोमन्स कैप्सूल। सही। अब ये बता रहा कि एक तो ये वाली आती है एंडोथीसियम। किसकी एंडोथीसियम? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स के अंदर वाली परत होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये नाम भी देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। जहां पर हम ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं तब नाम पढ़ते हैं। तो ये तो हो गई अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम और बोमन्स कैप्सूल के बीच में एक लेयर होती है, ये नॉन सेल्यूलर। इसको हम बोलते हैं कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली। ये हो गई आधार झिल्ली। और ये वाली होती है ना, इस वाली, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल की उपकला कोशिका। तो बोमन्स कैप्सूल की, बोमन संपुट की उपकला। अब ये क्रम पूछा है, तो सबसे पहले एंडोथीसियम, फिर आधार झिल्ली, फिर बोमन्स कैप्सूल की उपकला। बताओ। बताओ। कौन सा होगा इसमें? देखो, ब्रेस्ट बॉर्डर किसका अभिलक्षण है? किसका है? पीसीटी के अंदर। ऐसे हम पढ़ते हैं, ये बोमन्स कैप्सूल है। इस बोमन्स कैप्सूल के आगे यहां पे स्टार्ट होती है पीसीटी। पीसीटी में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान रखना, क्यूबोइडल है। वहां पे एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्यूबोइडल नहीं दिया था, दूसरा दे दिया था। सही, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये काम क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को क्या करेगा? बढ़ाएगा। किसके लिए? अवशोषण के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रफल मिल जाए इसके लिए। तो ब्रेस्ट बॉर्डर समीपस्थ कुंडलित नलिका का कैरेक्टर है। ये करो। अपने किडनी की माप दे रखी है, ऐसी होती है किडनी। सीएम के बीज के आकार की। ये लंबाई कितनी है इसकी? देखो, लंबाई हमेशा ज्यादा ही होगी, सारे पहले ज्यादा वाली ऑप्शन है। तो 10 से 12 याद रखना। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में दे रखी है उसकी चौड़ाई। चौड़ाई और मोटाई में से चौड़ाई ज्यादा रहेगी, ज्यादा वाला ऑप्शन 5 से 7। तो ये दो तो वैसे गए, तो 5, ये चौथा गया ना, 5 से 7। तो एक तो इसमें है और एक इसमें है। फिर दे रखा है इसने मोटाई, थिकनेस। मोटाई कितनी है? 2 से 3। 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। और फिर दे रखा वेट। वेट ध्यान रखना, 120 से 170 ग्राम तक होता है किडनी का वेट। अच्छा, ये ग्राम में है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर इधर दे रखा है, ग्राम में ही है।
तो वेट ग्राम में आता है, सेंटीमीटर में नहीं आता। अब बताओ डीसीटी, पीसीटी क्यों नहीं है? ध्यान रखना, यहां पे पूछ लिया विशेष परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण किस भाग से होता है? किस भाग से? डीसीटी से। अगर इस क्वेश्चन को ये से ही पूछ लेता, मान लो इसका आंसर होगा डीसीटी, ये ऐसे ही पूछ लेता कि सोडियम और जल का पुनरावशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? पीसीटी। विशेष परिस्थिति आ गया वर्ड, इसलिए विशेष परिस्थिति के लिए ये यूज कर रहे हैं। कौन सा? डीसीटी वाला। एक पीछे क्वेश्चन रह गया था, उसको अब करो। कौन सा था वो? ये बोल रहा है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन है, उसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन, सही कथन का चयन करो जो सही बता रहा है। कौन सा होगा? फर्स्ट सही आंसर होगा इसका। कैसे मैं बताऊं आपको? देखो, हमने ये पढ़ा था कि ऐसे अपने में नेफ्रॉन है, वो सॉरी किडनी है। किडनी में इधर वाला पार्ट बोले थे, जो बाहर वाला पार्ट है उसको तो हम बोलते हैं कोर्टेक्स, ये वाला भाग तो हो गया कोर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। और मेडुला में यहाँ पे हमने नेफ्रॉन बनाए थे, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेफ्रॉन बना रहा हूँ, तो एक तो नेफ्रॉन ऐसे बनाए थे, याद हो तो। एक नेफ्रॉन ऐसा भी बनाया था। तो ये तो थे जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन ये थे, और ये थे कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनमें तो क्या होता है, लूप ऑफ फेन ले होता है ना, वो मेडुला की गहराई तक तो सवार रहता है, बहुत ज्यादा गहराई तक चला जाता है मेडुला की गहराई तक। क्यों जाएगा गहराई तक? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेट यूरिन बनाता है, ये अधिक सांद्रित मूत्र का निर्माण करता है, अधिक कंसंट्रेट यूरिन बनाने का काम करता है ये वाला, ये तो ये गहराई तक चला जाता है, इनमें गहराई तक नहीं जाता ये। सही। तो पहला कौन सा कथन सही है बोल रहा है? ये बोल रहा है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी कि ये वाले नेफ्रॉन, इनके अंदर हेनले का लूप मेडुला की गहराई तक चला जाता है। सही है, डीप तक चला जाता है मेडुला की गहराई तक। तो यही स्टेटमेंट इसका सही रहेगा, ध्यान रखना। दो टाइप के नेफ्रॉन है, ध्यान रखना, पिछले 3 एग्जामों में 2 बार पूछा इनसे, एक तो कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। अपने में सबसे ज्यादा कौन से नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कोर्टिकल या जक्सा मेडुलरी? कोर्टिकल। देखो, कोर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं लगभग 85% तक, और जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं 15%। जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है कि हेनले का लूप बहुत गहराई तक धंस जाता है, और कोर्टिकल नेफ्रॉन में गहराई तक नहीं धंसता। जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा रहेगी, और वासा रेक्टा, देखो अगर नेफ्रॉन गहराई तक जाएगा तो वासा रेक्टा आएगी, वासा रेक्टा इसके पैरेलल चलती है। जबकि कोर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित रहेगी, होती नहीं है, एब्सेंट है, या रहेगी तो बहुत रिड्यूस रहेगी, बहुत कम टाइम आएगी। अब आप बताओ, दोनों परिस्थितियों में किसमें अधिक सांद्रित मूत्र का निर्माण होगा?
जक्सा मेडुलरी में या कोट्रिकल नेव? जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक सवाल ऐसा भी आएगा आपके पास कि मान लो नेफ्रॉन में हेलने के लूप को हटा दिया, काट कर हटा दिया जाए, तो मूत्र निर्माण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सांद्रित मूत्र बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं मैंने नेफ्रॉन के हेलने के लूप को हटा दिया काट के, सीधा पीसीटी से डीसीटी जोड़ दिया। मूत्र को सांद्रित करने का काम कौन करता है? हेलने का लूप। आप हेलने के लूप को हटा रहे हो तो मूत्र कंसंट्रेट होगा ही नहीं, डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट यूरिन बाहर निकलेगा। तो ऐसा थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दे कि इसको हटा दे। ध्यान रखना, अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना उसके फंक्शन के ऊपर जाना कि वो काम क्या करता है। सही। जैसे आपको क्वेश्चन आए मन में, कैसे आपको कोई सर ऐसे क्वेश्चन पूछे, अगर बायोलॉजी वाले सर को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आप ऐसे थोड़ी तुक्का में। अब सबसे पहले तो सोचो कि वो काम क्या करते हैं। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे सर मैथ की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी उससे, नहीं बोलोगे। यही बोलोगे बायोलॉजी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काम क्या कर रहे हैं, सेम वो काम इफेक्ट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलने के लूप के पार्ट को मैंने हटा दिया, तो हेलने के लूप जो पार्ट करेगा वो काम ही इफेक्ट होगा। सही। जैसे सर आज नहीं है, मान लो हट गए आज, है ना, अब सर नहीं है तो रिकॉर्डिंग प्रभावित हो जाएगी। सही। तो ये जो काम कर रहे हैं वही प्रभावित होगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर पीसीटी, अगर मैं मान लो पीसीटी वाला पार्ट हटा दूं, तो पीसीटी वाला पार्ट हटा दूं तो क्या होगा? आप बोलोगे 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का अवशोषण नहीं होगा। सही। तो ऐसे इनके अलग अलग इफेक्ट है। ये हमने क्वेश्चन किए, लगभग हर पोर्शन को हमने कवर करने की कोशिश की है कि जहां से क्वेश्चन नीट में आ सकता है। एक वो जरूर अलग पोर्शन है, उत्सर्जी संरचनाएं। किसमें उत्सर्जी संरचना ये है? जैसे मेलफिगियन ट्यूबल्स किसमें उत्सर्जी संरचना है? किसमें? मेंढक में? किसमें? कॉकरोच में, है ना, मतलब आर्थोडा वाला में। एक आता फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं, किन में होती है उत्सर्जन के लिए? फ्लेम सेल होती है चपटे गर्मी, मतलब जो चपटे हो, चपटे, उनमें क्या होती है? ज्वाला कोशिकाएं। सही। चपटे गर्मियों में जो बिल्कुल फ्लैट हो। सही। तो चपटे गर्मियों में कौन सी होती है? ज्वाला कोशिकाएं। हाँ, जो प्लेटियल मंतीज को बोलते हैं फ्लेट गर्म, है ना, फ्लेट होते हैं जो चपटे गर्मी, जो चपटे होते हैं उनमें कौन सी होती है? ज्वाला कोशिकाएं, बिल्कुल चपटे। चपटे गर्मियों के अगला आता है राउंड गर्मी, गोल गर्मी। हाँ, उनकी नहीं बताऊंगा। समझ गए? गोल गर्मी समझ गए आप? राउंड गर्मी नहीं समझे? नहीं समझोगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए आपके। हाँ? इतना नहीं बनाना कभी कॉन्सेप्चुअल चीज। आप समझ गए? नहीं समझे? नहीं, ये लड़कों के पीछे वो समझ गए ना। हाँ, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा कोई नाम नहीं लेगा, मैं किसी का नाम लिया नहीं। सही। तो ज्वाला कोशिकाएं किसी में होती है? फ्लेम सेल, चपटे गर्मी, फ्लैटी एलिमेंट्स। किडनी किडनी में होती है? हाँ, मेमल्स के अंदर। एक आता वर्ड मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी होती है राम में। इनमें क्या होता है? अधिक सांद्रित मूत्र बनाना होता है अपने को। रेप्टाइल्स में, एवीज में और मेमल्स में। यहां पे तो हमने देखा था कि यूरिक एसिड के रूप में यूरिन बाहर निकलता है। अब यूरिक एसिड के रूप में यूरिन बाहर निकलेगा तो ज़्यादा कंसंट्रेट चाहिए। मेमल्स में हम आ गए स्तनधारी, स्तनधारियों में भी ज़्यादा सांद्रित मूत्र बनाना है, तो कंसंट्रेट यूरिन बनाने के लिए यहाँ भी किससे निकलेगा? किडनी के। तो उसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। देखो मैक्सिमम पोर्शन करने की कोशिश की है। आगे चैप्टर में आप भी देखना, लगभग सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो करना। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट फिर मैं बता रहा हूँ, एक तो ये नेफ्रॉन वाला है ना, पीसीटी वाला पार्ट, ये सारे हैं। पीसीटी से बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, लूप ऑफ हेलने से भी बहुत क्वेश्चन बनाता है, डीसीटी से भी खूब क्वेश्चन बनाता है। और इनके रोगों से ध्यान रखना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस और गाउट। सही। इन रोग के बारे में ध्यान रखना, गाउट क्या होता है।
है ना। अभी बताया था ना यूरिक एसिड का क्रिस्टल ये फॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर अपने जाके जमा हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं गाउट। सही। डायबिटीज मेलाइटस होता है, शुगर का परजेंस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। और एक लास्ट एक और पढ़ा था, कौन सा था वो, रीनल कैलकुलाई, मतलब ऑक्जेलेट जमा हो जाते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं किडनी के अंदर, स्टोन बन जाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।